Good evening, everyone. So, as all of you know, we are here for interacting with the seniors, rather I should say achievers. अब मैंने इस प्रोग्राम को नाम दिया है बिगिनिंग्स। ये बहुत सारे मीनिंग से लिटरली इट इज अ बिगिनिंग। अगर मैं सीनियर्स के लिए बात करूं तो इट इज बिगिनिंग ऑफ देयर प्रोफेशनल लाइफ। अगर मैं NB13 या C19 की बात करूं तो इट इज अ बिगिनिंग टुवर्ड्स द एक्चुअल जर्नी फॉर नीट की, जो आप जिसको कहते हैं कि इट इज टर्निंग पॉइंट, इट इज अ हाई टाइम वेयर वी शुड थिंक अबाउट द एग्जाम। और अगर हम उससे भी जूनियर्स NB14 और C20 की बात करें तो आपकी तो लिटरल बिगिनिंग है जब आप एक्चुअल पढ़ाई करना सीख रहे हो। सो हर तरह से ये बिगिनिंग है। एंड इस बिगिनिंग के लिए जो आपको गाइड करेंगे, जो आपसे इंटरैक्ट करेंगे, वो आपके सीनियर्स, जिनके मार्क्स से हम आज डील नहीं कर रहे, जिनके मार्क्स के बारे में आपको नहीं बता रहे, बट डेफिनेटली ये जरूर बताएंगे कि दे हैव डन वेरी वेरी नाइसली इन नीट एग्जाम। रिजल्ट्स विल बी आउट सून, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस वो आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे है। सो आई विल रिक्वेस्ट रसिका मल, हर पेरेंट्स श्री दिनेश मल, देन तन्वी गहुकर and Pratik Bombatkar. Please, all of you, can you on your video as well as unmute yourself? I have made all of you co-host. Sure, ma'am. Okay. Hello, everyone. Hello, Pratik. Hello, Tanvi. Hello, Rasika. Hello, ma'am. And I also welcome on behalf of Safe Hands, the chief of Safe Hands team, our mentor, Dr. Nitin Hoke sir. Hi. Very quickly, I would like to introduce all our achievers, all our chief guest today, and उसके बाद फिर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। तो मैं रसिका के साथ शुरुआत करती हूँ, बट रसिका का वीडियो आई गेस कहीं अटक गया है। No. Ma'am, I have on the video. Am I not visible? You are visible. आपका वीडियो कहीं पे ये हो गया है बेटा, अटक गया है रसिका। Okay. देखिए कुछ, हाँ वीडियो वापस शुरू करके देखिए। तब तक मैं तन्वी और उसके पेरेंट्स से बात कर लूं। सो हेलो तन्वी एंड हेलो मिस्टर गहुकर एंड मिसेस गहुकर। मैं एक क्विकली आप लोगों को गहुकर फैमिली से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आप सभी को, और फिर हम आगे बात करेंगे। सो तन्वी बेसिकली जो 2 साल हमने एक्सपीरियंस लिया है, एक शांत टाइप की बहुत सिंसियर लड़की है। मे बी उसके पेरेंट्स में डिफर, क्योंकि हर पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा बहुत शैतान है। सो तन्वी इज वन ऑफ द वेरी हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर गर्ल, बहुत अटेंटिव, एंड उसके बारे में और उसके पेरेंट्स डेफिनेटली हमको बताएंगे। मैं तन्वी के फादर से आप लोगों को पहचान करवाऊं। सो डॉक्टर संतोष गहुकर, he is head of oil seed research center PDKV, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला। यहाँ पर वो हेड है ऑयल सीड रिसर्च सेंटर के। उनका क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली डॉक्टरेट, PhD इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। Then Tanvi's mother, Mrs. Pranjali Gahukar. So she is also well educated. Her qualifications are MCA, BA, DSM, and वो पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में कोऑर्डिनेटर है। तो वापस से एक बार आप सभी का दिल से स्वागत।
एंड थोड़ी सी एक बात करके और फिर मैं रसिका और प्रतीक की तरफ चलती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं है अभी तन्वी के मार्क्स क्या है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए कि आप लोगों ने जो ग्रूमिंग किया है तन्वी का, जो एक ओवरऑल उसका 2 सालों में हमको परफॉर्मेंस दिखा, उसके लिए फ्रॉम सेफ हैंड्स टीम एज पेरेंट आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू बोथ ऑफ यू। सो रिस्पेक्टेड गहुकर सर एंड गहुकर मैम, आप लोगों से एक छोटी सी बात मैं जानना चाहूंगी कि तन्वी हम लोगों के साथ 11th-12th में है, आप लोग उसको 8th 9th 10th 11th 12th ये पूरे टाइम में देख रहे हैं। क्या चेंजेस आपको लगते हैं कि 10th तक तन्वी कैसी थी और 11th 12th में क्या ऐसा चेंज आया उसमें? हाँ मैम, एक्चुअली तन्वी तो बचपन से ही थोड़ी यानी ज्यादा सिंसियर है और वी कैन से दैट शी इज अ सेल्फ मोटिवेटेड चाइल्ड। उसका सारा काम जो है वो हमेशा खुद ही करती है और सिंसियरली करती है। जो मेन काम मैंने हमको करना पड़ता है वो सिर्फ इतना ही कि उसको किसी चीज का स्ट्रेस ना हो। तो वी ऑल द टाइम मीन्स हम उनको बस उसको हमेशा एनकरेज करते हैं कि आपको करना है, जितना आपसे हो पाए आपको अपना 100% देना है, मार्क्स के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन जो चेंजेस हमको लगे जैसे 11th-12th में उसको बहुत ज्यादा खुद से प्रिपरेशन करनी पड़ी, क्योंकि इस बार ये कोविड के वजह से जो सारा सिचुएशन था वो ऑनलाइन मोड पे आ गया था बच्चों का। तो शुरू शुरू में पहले कुछ दिन उसको स्ट्रेस हुआ था कि सब ऑनलाइन करना है अभी, लेकिन फिर उस सिचुएशन के साथ भी उसने अच्छा कोप अप किया और पूरी तरह से उसने खुद प्रिपरेशन करने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। ओके मैम, थैंक यू। हम लोग और बात करेंगे, पहले मैं प्रतीक से बात कर लूं। सो प्रतीक के पेरेंट्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हेलो प्रतीक, वंस अगेन आप सभी का स्वागत। प्रतीक के फादर मिस्टर संजय कुमार बुम्बटकर, ये टीचर है एंड ही इज हैविंग अ वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस। इवन मदर भी टीचर है, सुप्रिया मैम। तो प्रतीक, विल यू स्पीक समथिंग सो दैट आप यहाँ फोकस में आ जाओ? Yes, ma'am. Am I audible? यस यस, परफेक्टली। सो मदर भी टीचर है, बोथ आर टीचर्स। तो प्रतीक को तो ऐसा है कि बस हर जगह घर और बाहर टीचर से ही डील करना है। प्रतीक इज सच में, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि शुरुआत से, जिसको क्यूरियस बच्चा बोलेंगे, हर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही केयरफुली फॉलो करने वाला बच्चा। सो आई कैन कमेंट दिस फॉर प्रतीक। रिस्पेक्टेड बोम्बटकर सर एंड मैम, एक छोटी सी बात मुझे बताइए। दोनों भी टीचर हैं और मैं खुद भी टीचर हूं, तो मैं जान सकती हूँ कि कितना हम बच्चों के पीछे पढ़ते हैं। 2 साल में प्रतीक के पीछे कितना पढ़ना पड़ा कि पढ़ाई कर? कितनी बार कहा आपने? सच सच बताना। मराठीत बोललो चालेल मॅडम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खरं म्हणजे आता आम्ही दोघंही शिक्षक असल्यामुळे असं विशेष म्हणून असं त्याच्याकडे लक्ष आम्हाला खरंच देता आलं नाही. तर त्याचं आम्हाला कौतुक वाटतं की त्यानं पहिल्या वर्गापासून असा प्रश्न म्हणजे प्रसंगच येऊ दिला नाही की त्याला काही म्हणावं लागेल म्हणून. त्याचं खरोखर आम्हाला कौतुकच करावं असं वाटतंय. आणि त्यानंतर सरांच्या क्लासबद्दल सुरुवातीपासून आम्ही ऐकलेलं होतं. सोबतची मुलं होतेच. त्यामुळे एक विश्वास होता की तिथं गेल्यानंतर तो डेव्हलपच होईल आणि खरोखर तो जे काही त्यात उणिवा असतील त्या सगळ्या तिथं आपल्या क्लासच्या रूपानं भरून निघाल्या. थँक्यू सर. आपण परत भरपूर बोलूयात. मी रसिकाच्या फॅमिलीशी एकदा सगळ्यांची भेट करून देते. रसिका, विल यू प्लीज स्टार्ट वीडियो एंड स्पीक सम फ्यू वर्ड्स सो दैट आप यहाँ फोकस में आ जाओ. Ma'am, Yes, ma'am, बेटा. when I am starting video, meeting is getting freezed when I start video. So I guess there is network issue. अच्छा, आप या तो लैपटॉप से ज्वाइन होके देखो रसिका, मे बी वहां पे फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप मोबाइल Ma'am, I am joining
from laptop only, but still. रसिका, आपकी आवाज भी ये हो रही है, आप नेटवर्क एक बार चेंज करके देखो ना। मैं मीटिंग थोड़ी आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन एक बार प्लीज मीटिंग आप नेटवर्क चेंज करके देखिए। अगर आपसे हम बात नहीं कर पाए तो मजा नहीं आएगा। ओके, हम रसिका की वेट करते हैं, और तब तक रसिका प्लीज लेट मी नो, जब भी आप रेडी हो जाओ तो आप लोग आप हमको इन्फॉर्म कर देना। You can interrupt in between. So before I open this interaction for other students and parents, let us have some more talk with Pratik and Tanvi's family, as well as Pratik and Tanvi. So Tanvi, I am having a question for you. तन्वी, जब लास्ट के 15 डेज थे, पैटर्न चेंज हो गया और अब एग्जाम को फेस करना है, और एग्जाम के दिन क्या एक्सपीरियंस रहा? जब पैटर्न चेंज हुआ था तब तो थोड़ा डर लग रहा था, पर जैसे जैसे हमारे मॉक टेस्ट हुए, जो 200 क्वेश्चन वाले रोज के रोज टेस्ट हो रहे थे, उसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी। तो एग्जाम मतलब पैटर्न में ऐसा कुछ डिफरेंस नोटिस में नहीं आया जब एग्जाम दे रहे थे। मॉक टेस्ट नहीं, ईडीटी में भी वैसे ही हुआ। हाँ, ईडीटी और मॉक टेस्ट जो आखिर के हमारे टेस्ट का सेट हुआ उसमें, राइट। उसके वजह से ज्यादा जब पेपर दे रहे थे तो ज्यादा नोटिस में नहीं आया कि पैटर्न बदल गया वगैरह। और एग्जाम के दिन तो थोड़ा सा डर था ही कि अचानक पैटर्न बदल गया तो मे बी लास्ट के 10 क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, या फिर मे बी थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे, क्योंकि पहली बार उन्होंने पैटर्न चेंज किया था। पर लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ, एनसीईआरटी में से ही थे वो भी क्वेश्चंस, तो हो गया। मतलब जैसे प्रैक्टिस की तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं आया था एग्जाम के दिन। नहीं देते हे नहीं से। ओके, राइट। और 11th में आपका स्कोर किस रेंज में रहता था तन्वी? जनरली जो भी टेस्ट वगैरह होती थी, जनरली 600 650 ऐसा ही था। 600 650 के बीच में था, राइट। 600 के नीचे नहीं गया 11th में तो भी। 11th में 12th में वैसे 600 के नीचे नहीं गया, तो उस रेंज में आप जनरली रहते थे। यस। ओके ओके ओके, ठीक है। आई गेस यू विल बी रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस बाय आवर स्टूडेंट्स, एंड खासकर पेरेंट्स ने भी कैसे एंजाइटी कंट्रोल करनी है बच्चों की, तो वो भी आप लोगों की तरफ से गाइडेंस हमको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ थोड़ा सा इंटरप्ट करके। यस सर। तन्वी, यस सर। 12 की एग्जाम इस साल तो ठीक है, वो कोरोना के कारण कैंसिल हो गई। ये पहले तो आप लोगों को पता नहीं था। हाँ, यस सर। So how much you were worried about your 12th and how much you were preparing or decided to prepare for 12th? सर 12th के बोर्ड्स का तो कोई टेंशन ही नहीं था। हमने डिसाइड किया था कि जब हॉल टिकट आएंगे तो 10 दिन पहले एग्जाम की प्रिपरेशन चालू करेंगे। सुन लो सर, जूनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। मैंने 10 दिन पहले ही चालू की थी, तो मेरा कोई ज्यादा लॉस भी नहीं हुआ। 2 दिन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बाद ही पता चल गया था कि एग्जाम कैंसिल हो गई। So lucky of you। लेकिन पढ़ाई तो हो गई थी ना? आपको ऐसा लग रहा था क्या तन्वी कि बोर्ड की पढ़ाई नहीं हुई है हमारी? नहीं, बस इंग्लिश फिशरी का ही थोड़ा सा पढ़ना था, बाकी साइंस तो हो ही गया था लगभग। उसमें ऐसे बस कुछ फैक्चुअल थे जो एनसीईआरटी में नहीं थे और स्टेट बोर्ड में थे, तो वो ही पढ़ने थे। ऐसा स्ट्रेस ज्यादा था ही नहीं, और वैसे भी गैप बहुत रहती है 2 पेपर के बीच में, तो उसमें भी कवर हो जाता है, तो बोर्ड्स का ज्यादा टेंशन नहीं था। चलो बढ़िया। हाँ, रसिका हो गई है ज्वाइन। रसिका, यस रसिका, will you please say once hello so that you will be in focus? फिर से वो वीडियो गया। हाँ, she is facing that network problem. Network problem is there, yes. ओके प्रतीक, प्रतीक के बारे में मैं एक खास चीज आप सभी को, प्रतीक कुछ बोल दो। यस मैम कह दो। सो प्रतीक के बारे में मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगी कि एग्जाम के एक दिन पहले प्रतीक वाज सफरिंग फ्रॉम डेंगू। तो सैटरडे संडे मंडे ही वाज एट पीक ऑफ दैट इन्फेक्शन।
डेंगू का आप लोगों को पता है अभी एपिडेमिक ही है, एक्चुअल एज गुड एज एपिडेमिक। तो प्रतीक वाज सफरिंग, सो प्रतीक यानी ओवरऑल जो भी प्रतीक ने पेपर लिखा होगा वो उसी हाई टेम्परेचर में प्रतीक ने लिखा है, and still he did well. Again, I am not disclosing his marks, but he has performed really well in exam. So let us hear his experience. प्रतीक, क्या पहला ख्याल था जब पता चला डेंगू है? नो मैम, एक्चुअली मतलब वो डायग्नोज बाद में हो गया था कि अच्छा। डेंगू है, लेकिन 2-3 डेज पहले से ही वो सिम्टम्स चालू हो गए थे। तो अच्छा। मतलब जब सैटरडे मॉर्निंग में उठा था तब जनरली फीवर बढ़ रहा था और मतलब हॉस्पिटल में जाना पड़ा था फिर। एंड फ्रॉम दैट डे आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक कि मतलब यार ये क्या हो गया। एंड द मोस्ट मतलब एक थिंग वहाँ पे मतलब ऐसे हो रहा था कि जब वो अक्सर बोलते थे द थिंग व्हिच इज मोस्ट सर्टेन इज दैट इट इज अनसर्टेन। वो लाइन यार, वो लाइन मतलब बहुत से अच्छे से याद आ रही थी मुझे। सही सही बात है, सही मतलब बात है। वो तो हम सबको बहुत याद आती है हर सिचुएशन में। सही बात after है। that preparation and all that, मतलब I was pretty well prepared for the paper, but the situation which appeared in front of me was bit something. It was कि मैं पूरा blank हो गया था, no emotions was there, no second thought was there, and the day of exam also I मतलब fever बढ़ते ही जा रहा था मैम। मतलब at the 11 I had to do entry for that examination in the examination hall, हम्म। और 9 आई थिंक 9 और 10 तो मैं हॉस्पिटल में था तब। बाप रे बाप। So it was the situation. My तो वो parents and all, everywhere was worried for that situation. हाँ, सही बात है, सही बात है। तो वो But 2 साल की पढ़ाई आपको काम में आ गई प्रतीक, है ना? yes, ma'am. Yes, yes. बिल्कुल बिल्कुल। The और situation I can't describe it. प्रतीक की मम्मी बताइए कितना टेंशन आया था? खूप टेन्शन आलं होतं मॅडम मला. ही 2 वर्षाची मेहनत मी बघत होती ना, त्याच्यामुळे त्यावेळेला तो बसू शकेल की नाही फक्त एवढं असं वाटत होतं की तो पेपर देऊ शकला पाहिजे त्याच्या एग्जैक्टली, समाधानात. असं एग्जैक्टली, सही बात कारण है। त्याचा जो ताप आहे रात्रभर मी जागी होती आणि तो सुद्धा. त्याच्यामुळे बिल्कुल, राइट। खूप चलो टेन्शन अब आलं. स्टूडेंट्स को पूछने दो, कुछ पूछना है कि तो। यस सर। सिर्फ एक बार मैं रसिका से बात कर लेती हूँ सर, और फिर स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर देते हैं। रसिका, आर यू एबल टू कनेक्ट नाउ? रसिका, रसिका नहीं, आपकी आवाज कट रही है। हम कल भी बात कर सकते हैं रसिका, इफ यू फील लाइक इट। सो अगेन वी कैन कंटिन्यू टुमारो। इज इट ओके विथ यू रसिका? Yes, ma'am. Will do. Okay, fine. The students who are here, they are from 11th and 12th batch, current batches, कैप्सूल एंड नेशनल बैचेस बोथ। तो जो भी बात करना चाहे स्टूडेंट से, जो भी पूछना चाहे, प्लीज गो अहेड। मैम, यस, शंतनु जवादे फ्रॉम NB13। यस शंतनु। I have a question for Pratik भैया। Yes. भैया लास्ट टाइम पे डेंगू आपने बोला, सो लाइक ना करे कि भगवान किसी को अगर ऐसा फिर से हो जाए, मतलब वो खुद को कैसे, मतलब थॉट्स तो बहुत आएंगे, Yes. तो थॉट्स तो बहुत आएंगे कि 2 साल की मेहनत की है, अगर एग्जाम नहीं देते आया तो कैसे होगा, क्या होगा, एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा। थॉट सेकंड थॉट्स बहुत आते हैं, मतलब उससे कैसे कोप अप किया कि नहीं मुझे एग्जाम देना है, कि उसको अफेक्ट नहीं होने देना है। Yes. तो सबसे पहले यार हमारा ये रहता है कि सेकंड थॉट बहुत आते हैं ऐसे सिचुएशन में कि अभी यार फेस कैसे करें इस सिचुएशन को। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द पर्पस, कि जिस पर्पस के लिए आप वहाँ पे गए हो, जिस पर्पस के लिए आपने ये 2 साल मेहनत की है, दैट शुड बी वेरी बिग। दैट व्हाई, द स्ट्रॉन्ग व्हाई शुड बी विथ यू।
कि वो यार तुमको खींच के ले जाता है, लिटरली स्पीकिंग खींच के ले जाता है कि यार ये किया है हमने, बी कॉन्फिडेंट फॉर दैट एंड यस इट विल गो। मतलब यही थॉट, ये पॉजिटिविटी लेके मैं उस दिन एग्जाम में बैठा था एंड लिटरली आई एम सेइंग यू 6 hours I had to sit for that and I was not in that condition to sit for a long, आधे घंटे से भी ज्यादा मैं बैठ नहीं सकता था उस दिन। So this thought only and the certain yes your studies which will make you that much confident यार हाँ हो सकता है ये। तो दिस पॉजिटिविटी हम रिप्लेस तो नहीं कर सकते, मतलब निगेटिव तो पीपल होते ही है, यू हैव टू रिप्लेस दैट नेगेटिविटी विद द पॉजिटिव थॉट, जस्ट दिस कैन डू बेटर। थैंक यू। Thank you, Shantanu. Thank you, Pratik. Next student. थैंक यू। पेरेंट्स भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अचीवर्स के पेरेंट्स हमारे साथ है, कैसे डील करना है ये 2 साल बच्चों के साथ। यस दिवेश फ्रॉम NB13, गो अहेड। I have a question for both of them. दिवेश आवाज some कट रही kind है। of nervous. Am I audible? आपकी आवाज कट रही है दिवेश। चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। हाँ, चैट बॉक्स में भी। आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट। That will be more better and easy also. Yes, anybody who is having question, you can put it in chat box. चलो बच्चे क्वेश्चंस डाल रहे हैं। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन, जो अनम्यूट करके ठीक से बात, यानी जो जिसमें जहां नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। डू वी हैव एनीबडी? ओके, योजा हैज आस्क्ड द क्वेश्चन। तन्वी आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ टू डील विद फिजिक्स। बड़ा क्वेश्चन है। फिजिक्स के लिए मैं तो भी सजेस्ट करूंगी कि हर चैप्टर का एकदम टॉपिक वाइज मेमोरी मैप रेडी हो, तो फिजिक्स के कंसेप्ट समझना आसान जाता है। मतलब जो जो हमें चाहिए हर चैप्टर का, वो ओक सर बताते ही है मेमोरी मैप कैसे बनाना। तो वैसे मेमोरी मैप में अरेंज रहा तो उधर से कंसेप्ट समझना आसान जाता है, और फिर उसके बाद कंसेप्ट वाइज या टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग करनी पड़ेगी, कि जिससे समझेगा कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे किस तरह से अप्लाई हो रहा है कौन से प्रॉब्लम में। तो मतलब बॉटम लाइन इसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी फिजिक्स के लिए तो भी। ओके, आशुतोष NB14 क्वेश्चन पूछा है। तन्वी आप ही के लिए क्वेश्चन है, हाउ टू रिवाइज इन शॉर्ट टाइम। मेमोरी मैप ही है। मैंने फिजिक्स के लिए मेमोरी मैप बनाए थे, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी मेमोरी मैप्स रेडी थे। इनऑर्गेनिक मैंने NCERT से ही पढ़ा था। बायो के भी मेमोरी मैप्स हेल्पफुल है, बट वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कुछ लोगों को टेक्स्ट बुक में से ही अच्छे से समझता है, कुछ लोगों को मेमोरी मैप में से अच्छे से समझता है। बायो के लिए मैंने तो भी टेक्स्ट बुक ही पढ़ी थी, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मेमोरी मैप्स आर हेल्पफुल टू रिवाइज इन शॉर्ट टाइम। Okay, Tanvi. Shruti Dhore has asked question that Pratik and Tanvi दोनों के लिए क्वेश्चन है। तन्वी आप पहले आंसर दे दीजिए, फिर प्रतीक बताएगा। आपका रूटीन क्या था स्टडी के लिए? Gaukar sir is laughing, so I guess कुछ ट्विस्ट आने वाला है आंसर में। Yes. मेरा ऐसा कोई फिक्स रूटीन ही नहीं था। वो मेरा रूटीन मेरे मूड पर ही डिपेंडेंट था कि आज ऐसे मतलब मूड हुआ तो मेरे हो जाते थे 7-8 घंटे, नहीं हुआ तो 3-4 घंटे पर ही रुक जाता था। बट रूटीन ऐसे फिक्स करना रहा तो मेरे लिए तो भी मैं टॉपिक्स डिसाइड कर लेती थी कि आज के दिन में ये चैप्टर हो जाने चाहिए। जो 3-4 चैप्टर डिसाइड किए, फिर वो 3-4 चैप्टर हो गए कि फिर मैं रेस्ट ले लेती थी।
वो 3-4 चैप्टर फिर मैं दिन में कैसे भी एडजस्ट कर लेती थी। मेरी पढ़ाई रात को ज़्यादा अच्छे से होती है, तो फिर यूजुअली मैं रात को ही तीनों चारों चैप्टर्स फिनिश कर लेती थी। फिर दिन में टाइम पास हो ही जाता है। ओके तन्वी। प्रतीक, आपका व्हाट वाज योर रूटीन? मतलब ऐसा एक फिक्स शेड्यूल या फिर टाइम टेबल नहीं था, लेकिन फॉर लास्ट 3 मंथ्स और सो एक टाइम टेबल बना के चल रहा था मैं, जो मतलब सर ने भी बोला था हमें कि 11 तक रात में 11 तक पढ़ना है, फिर बाद में 11 to 5 रेस्ट एंड आफ्टर दैट डेली शेड्यूल। तो मतलब 5 बजे तो नहीं उठता था मैं, लेकिन 7 और 6 मतलब ऐसे कुछ तो भी इन बिटवीन दैट, एंड आफ्टर दैट बिट ऑफ एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज फिजिकल भी चाहिए मतलब थोड़ा, आफ्टर दैट स्टडीज। तो मतलब 7-8 घंटे या फिर कभी कभी 9-10 घंटे क्लास छोड़ के, तो ये हो जाता था मतलब। एंड फॉर द लास्ट 3 months आई यूज टू स्टिक टू द पर्टिकुलर टाइम टेबल जो मैंने बनाया था खुद के लिए। एंड आफ्टर दैट जो भी हमें कल टास्क करना है, तो वो टास्क मैं लिख के लेता था, मतलब एक नोटबुक बना के रखी थी स्पेशल फॉर दैट, उसमें टास्क लिख लेता था। एंड फॉर अ वीक इट वाज फॉर अ वीक, तो वीकली ऐसे चल रहा था। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वेर यूज टू कंप्लीट दैट डे ओनली, कुछ कुछ रह जाते थे तो मतलब नेक्स्ट दिन एडजस्ट करना पड़ता था वो, तो वैसे होता था मेरा। ओके प्रतीक। प्राची ने पूछा है कि TWTs जब होती है और मेजर्स जब होती है तो स्कोर ऊपर नीचे होता है, हाउ टू कोप विथ दैट? क्योंकि जनरली मॅडम येस येस सर, हे EDT आणि मॉक टेस्ट नेमकं काय असतं हे सगळ्या ज्युनियर्सना माहिती नहीं है, त्यांच्या पेरेंट्सना पण माहिती नहीं है। तो थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, या तो ये स्टूडेंट जो है उन्होंने ये इंफॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही परिचित है, मगर ये नए स्टूडेंट जो है जिनके साथ में इंटरेक्शन नहीं हुई और जिन्होंने इनको अपीयर होते हुए नहीं देखा, उनके लिए ये पूरी तरह से नई टर्मिनोलॉजी है। करेक्ट है सर, करेक्ट है। तो प्लीज ये थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करने के लिए बोलो, या तो आप एक्सप्लेन करो। ओके सर, मैं ही शॉर्ट में बता देती हूँ कि ओवरऑल EDT एंड मॉक टेस्ट ये क्या होता है। तो जनरली अपने यहाँ पैटर्न है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि जब सिलेबस कंप्लीट होता है देन देयर इज रिवीजन सेशन। पूरे सिलेबस की कंप्लीट रिवीजन होती है, तीनों सब्जेक्ट। उसके बाद में थोड़ा बहुत आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको गियर अप किया जाता है, कुछ प्रैक्टिस पेपर, कुछ उसके बारे में रिवीजन लेक्चर्स वगैरह, और फिर आप बोर्ड एग्जाम देते हो। बोर्ड एग्जाम खत्म होते होते, यानी जैसे कि तन्वी ने भी कहा और आपको हर आपका सीनियर स्टूडेंट बताएगा, जो आपको ओक सर हमेशा कहते हैं बोर्ड एग्जाम का टेंशन मत लीजिए, आप पढ़ाई हो जाएगी आप। तो उसके तुरंत बाद हमारा EDT यानी एवरीडे टेस्ट का शेड्यूल शुरू होता है। एवरी डे, एवरी सिंगल डे यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एग्जाम। पूरी 3 घंटे की टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 2 चैप्टर्स, यानी ओवरऑल उस दिन में आपको 6 चैप्टर्स के लिए अपीयर होना है। देन अगेन यू विल हैव अ पर्टिकुलर शेड्यूल फॉर स्टडी। दूसरे दिन वापस से आप टेस्ट दोगे, तीसरे दिन आप वापस टेस्ट दोगे। फॉर 5 days इन अ वीक यू आर अपीयरिंग फॉर द टेस्ट। फिर एक दिन का आपको गैप मिलता है, और ये पूरा पोर्शन जो EDTs में कवर हुआ है उसके लिए आपको संडे को PCT होता है, पोर्शन कंप्लीशन टेस्ट। अब ये पोर्शन कंप्लीशन टेस्ट हुआ, वापस तुरंत दूसरे दिन यानी मंडे से आपकी नेक्स्ट EDTs शुरू हो जाती है। ओवरऑल 4 हफ्तों में आपकी 20 EDTs एंड 4 PCTs कंप्लीट होती है, ताकि आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके आप उसके क्वेश्चंस के लिए अपीयर हो सके। एंड देयर आफ्टर कंप्लीट पोर्शन पे मॉक टेस्ट शुरू होती है, वो आपके फाइनल एग्जाम तक चलती है। सो दैट इज द ओवरऑल पैटर्न। सर, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। I guess sir is disconnected or something like that. Okay. No, nothing like that. I don't want to add anything. It's properly said. Okay, sir. Thank you. So with this information, we will again continue with the question.
तो प्राची ने पूछा है, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया आपको प्राची का, कि जब हमारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं मार्क्स में, जो कि आते हैं हर एक को 11th-12th में, जो फेमस जो अपीयर कर रहे हैं, तो पता है सभी को, तो कैसे आप लोग डील करते हो उससे? प्रतीक पहले। यस मैम, एम आई ऑडिबल? यस। तो मैम मतलब अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं, मतलब आई कुडंट आंसर इट प्रॉपरली, बट लेट मी ट्राई फॉर इट। तो जब अप्स एंड डाउन्स होते थे, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, कभी कभी स्कोर बहुत अच्छा जाता था। जनरली इन 11th स्टैंडर्ड इट यूज्ड टू बी बिलो 600 ओनली, मतलब 590 या फिर उसके जस्ट टचिंग 600। तो एंड समटाइम्स इट यूज्ड टू बी 600 प्लस। तो ऐसा होता था कि जब हम स्कोर मेरी एक मिस्टेक हो गई थी मैम, मतलब ये प्रिपरेशन में, कि जनरली आया मतलब जो ईडीडी होने के बाद या फिर पीडब्ल्यूडी होने के बाद जो टेस्ट एनालिसिस करना था, तो 11th स्टैंडर्ड में मैंने नहीं किया था। तो आई जस्ट रिग्रेट फॉर इट, बट 12th स्टैंडर्ड से आई हैड कंटिन्यूड फॉर इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे भी टेस्ट गई हो, जिस भी लेवल की गई हो, या फिर इजी हो या हार्ड हो, doesn't matter for that. After test you have to do particular analysis for that, and that analysis will improve your mark। मतलब धीरे धीरे वो मार्क्स इंप्रूवमेंट हो जाते हैं। एकदम से ऐसे नहीं होगा कि यार अपने मार्क्स इतने थे और सडनली 50 प्लस या फिर 60 प्लस ऐसे हो गए। तो इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी, एंड फॉर दैट यू हैव टू कीप पेशेंस। पेशेंस रखना पड़ता है, एंड सेकेंडली जो भी मार्क्स है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कि फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट जो भी मिले हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन ट्राई फॉर बेस्ट फॉर दैट। तो मतलब यही सब होता था मेरे साथ। Am I connected? Yes, you are definitely connected. Thank you. इसमें मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगा। Though it is for achiever, I cannot be called as achiever, but I am one of the reason behind the achiever. So never forget that whether the particular test or the test or the EDTs, ये सब मेंट है, ये बनी हुई है आपको टेस्ट करने के लिए। क्या होता है, हमारी गलती ये होती है कि हमारे पेरेंट्स, जो अभी शायद बच्चों के पीछे बैठकर सुन रहे होंगे, वो स्टूडेंट को जज करते हैं उनके मार्क्स पर। अरे तुला तर 400 मिळाले, मग आता काय होईल तुझ्याच्याने? काहीच होणार नाही, मग काय उपयोग आहे हे सगळं पूर्ण करून? वो डिमोरलाइज हो जाता है, और फिर बाद में वो केवल मार्क्स के पीछे भागना दौड़ना शुरू कर देता है, और इसमें उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। So basically the tests are meant for telling you where you are weak and where you are strong. So the analysis, as Pratik has said, is most important. Go through the particular test result, go through analysis, collect the information what you are not having during the test. Don't look at the marks at that time. Parents must not judge the student based on the marks. ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट उसमें होना चाहिए, मगर इंप्रूवमेंट इसका मतलब ये होते ही रहेगी और फाइनल टेस्ट में अच्छा होगा, इसकी गारंटी नहीं रहती है। तो ये टेस्ट होते बराबर वहां पर एनालिसिस होना जरूरी है। जो उसमें का नहीं समझ में आ रहा है वो पूछना जरूरी है। उसमें जो पॉइंट्स एडिशनल थे वो अपने मेमोरी मैप में ऐड करना जरूरी थे। और ये निश्चित है, तन्वी ने जैसा बोला कि ये पर्सनल सोचना चाहिए, मगर मेरा कहना यहां पर यह रहेगा कि हर सब्जेक्ट के मेमोरी मैप्स आपके पास में होना ही जरूरी है, क्योंकि जैसा ये कभी एकदम से बीमारी आ सकती है और तुम्हारी रिवीजन का समय कम कर सकती है। एट दैट टाइम गोइंग थ्रू द टेक्स्ट बुक विल नॉट बी पॉसिबल, और देयर द मेमोरी मैप विल बी द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट। और ये बीमारी कब होगी और किसको होगी ये कोई बता नहीं सकता। सो दैट अनसर्टेनिटी इज द मोस्ट सर्टन थिंग। ये बहुत डरावना मगर बहुत सच्ची चीज है, तो इसको हरदम ख्याल में रखो, और यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद दिस। तन्वी ने ये बोला, वो उसके लिए मतलब ये नहीं है कि शी डिनाइड द इंस्ट्रक्शंस। शी इज सेइंग दैट आई डिड लाइक दिस, वेरी जेंटली शी इज सेइंग दैट। दैट डजंट मीन दैट इज द आइडियल थिंग। तो वो अगर रहता था तो शायद एक आध बार हो सकता है कि शी माइट हैव क्रॉस 700, or if she is going to cross 700 she might have crossed 710,
ये भी हो सकता था, तो उस कारण ये जरूरी है। और दूसरा, टेस्ट को हरदम अपीयर करना जरूरी है। मेरा स्टडी हुआ नहीं इसके लिए मैं कल की टेस्ट दूंगा नहीं, ये जब आप तय करोगे तब आज का आपका अभ्यास एकदम से आधा हो जाएगा। So you will have to appear for each and every test, and you must analyze and go through the particular problems which you face during the test. Yes, in the chat box, if some other things are there or Tanvi wishes to add something, please go through. जितना हो उतना जूनियर्स को हेल्प करो बेटा। नहीं सर, प्रतीक ने जैसे बताया वैसे ही सेम मिस्टेक मैंने भी की है और मेरा सजेशन भी सेम ही है कि मार्क्स पे ये मत करो और मैं फॉल्ट बुक स्टार्टिंग से ही बनाना स्टार्ट करूँ। मैंने भी 11th में फॉल्ट बुक स्टार्ट नहीं की थी, मैंने 12th के एंड में फॉल्ट बुक बनाना चालू किया। तो 11th में जो मिस्टेक्स हुई होंगी मे बी वो फिर से हुई होंगी मुझसे। ये फॉल्ट बुक यानी क्या रहता है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। फॉल्ट बुक जैसे हर एग्जाम होने के बाद जो हमारे हर सब्जेक्ट में रॉन्ग हुए वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन और वो क्वेश्चन हमारे हमसे क्यों रॉन्ग हुए, ये एक बुक मतलब फॉल्ट बुक ऐसी एक बुक बनानी पड़ती है जिसमें हम वो क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके सॉल्यूशन और उसके पीछे का कंसेप्ट। Okay, Tanvi. Right. So everybody, yes, definitely paper analysis, it is a must, that must be done. पेरेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन आया है दोनों के लिए, सो वो हम लेंगे एंड देन तन्वी एंड प्रतीक फाइनली यू विल गाइड द स्टूडेंट्स। तो पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन है कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रखा। जो मोबाइल्स है या फिर जो भी फ्रेंड्स है, यानी फ्रेंड्स डेफिनेटली फ्रेंड्स आर नॉट बैड, लेकिन जो ज्यादा टाइम जाता है डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रखा। हेलो, बोलिए सर। ओके। मुझे तो भी लगता है डिस्ट्रैक्शन करने के पहले 11th-12th में आने के पहले से डिस्ट्रैक्शन करना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली इन 11th and 12th। एंड फर्स्ट थिंग वी शुड फॉलो विथ योरसेल्फ ओनली फ्रॉम पेरेंट्स। जैसे कि टीवी है, मोबाइल है, ये दो चीजें अगर पेरेंट ज्यादा यूज करेंगे तो बच्चे भी ज्यादा यूज करेंगे। तो 11th-12th में मुझे क्या बात, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है अगर 11th-12th में बच्चों ने पढ़ाई करना चाहिए, ऐसा अगर लगता है तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सभी पेरेंट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ का टीवी बंद है, मेरी न्यूज भी बंद है। तो 2 साल मेरी न्यूज भी गई है। तो मोबाइल पे बच्चे चोर चोर के गेम खेलते हैं, तो वैसे चोर चोर के मैं मोबाइल पे न्यूज देखता था। ये भी बात सही है, लेकिन घर के अंदर ये सभी चीजें बंद थी, क्योंकि इनिशियल डेज में 11th के और 12th के इनिशियल डेज में जब टीवी चालू रहता था, एक सीरियल का इंटरेस्ट क्रिएट होता था, दूसरे सीरियल में होता था तन्वी कंटिन्यूस बैठना चालू कर देती थी। दूसरे हफ्ते में वही सीरियल देखना है ना देखना है, पढ़ाई बाजू में रहेंगी, 10 बजेगे 12 बजेगे रात के, फिर भी वो सीरियल देखेगी। लेटर ऑन ऐसे हुआ कि टीवी बंद करने के बाद में शी स्टार्टेड टू सी ऑल द सीरियल आफ्टर 12 o'clock in the night ऑन लैपटॉप एंड मोबाइल। तो उसके ऊपर पेरेंट को वॉच रखना भी जरूरी है। अगर खोली जा रही है तो ये चीजें पे ध्यान रख के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 12 बजे के बाद में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पेरेंट हो गए और वो 12 के बाद में सीरियल चुप चुप के ये चीजें कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसका भी ध्यान करके फिर उसको समझा के बताया कि करियर के क्रिटिकल 1 साल या 2 साल है, उसके बाद में तो ये सब चीजें करना ही है। तो ये चीजें जब उसको समझाया तब उसने वो छोड़ा, और उसके बाद में आज का जो अचीवमेंट दिखता है, आई थिंक इट हैज अ बिग रोल इन दिस सक्सेस। थैंक यू सर। बोम्बटकर सर, मैम प्लीज आपका ओपिनियन, कैसे बच्चों को दूर रखे ये सारे डिस्ट्रॅक्शन से। सरांनी सांगितलं ते अगदी बरोबर आहे। परीक्षा मुलांची असते, परंतु त्यांच्यामध्ये ती परीक्षा चांगल्या पद्धतीनं ते सक्सेस झाले पाहिजे, याच्यासाठी आपली पण मेहनत अत्यंत आवश्यक आहे। मेहनत म्हणजे काय, आपण आपल्यावर संयम ठेवणं खूपच आवश्यक आहे। जर आपणच समजा सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे टीव्ही बघत असलो, मोबाईलवर हे असलो, तर आपण कोणत्या त्यांना म्हणाल तुम्ही की तू टीव्ही बघू नको अभ्यास कर, किंवा मोबाईल बघू नको अभ्यास कर,
तर त्याच्यासाठी मुलांची परीक्षा आहे आणि मुलांचं लाईफ घडवणारी परीक्षा आहे. त्याच्यासाठी एक पालक म्हणून आपलं एक नैतिक कर्तव्य ठरते, की ज्या ज्या गोष्टीमुळे त्यांना अडचण निर्माण होईल, त्या आपण स्वतः संयमानं टाळल्या पाहिजेत आणि त्यांना अभ्यासासाठी पूरक असं वातावरण जितकं आपल्याला क्रिएट करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. Thank you, sir. I guess students have asked some few questions, लेकिन मैं सिर्फ वो questions आपको बता दे रही हूँ, प्रतीक एंड तन्वी. I guess आपका जो फाइनल उन लोगों को गाइडेंस रहेगा आप उसमें वो कवर करें. तो मैं आपको क्वेश्चंस बच्चों के बता दे रही हूँ, उन सब की समराइज करके एंड देन यू कैन गो फॉर इट. So some of the students has asked कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट को टाइम कैसे दे. कुछ बच्चों ने कहा है कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हमको बहुत हार्ड जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें. कुछ बच्चों ने जो अभी 11th में है तो उनका एक मेजर प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारा बैकलॉग हो रहा है. बहुत फेवरेट सब टॉपिक उनका वर्ड हो गया है, फेवरेट टॉपिक की बैकलॉग जमा हो गया, एक ट्रेंड आ गया है 11th में. तो ये बैकलॉग कैसे ओवरकम करें, तो ये चीजें आपका जो फाइनल गाइडेंस रहेगा प्लीज गो थ्रू दैट. एंड जो भी आप, हाँ दर्शन ने भी कहा कि शेड्यूल मैनेज नहीं हो रहा, कभी मन लगता है कभी मन नहीं लगता है. So please for all these your last few words, Pratik and Tanvi. I will start with Pratik and then Tanvi. So first of all, I want to emphasize on memory maps making. तो मैम मतलब मेमोरी मैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनिशियल डेज में मतलब थोड़े से डिले हो भी जाते थे हमारे, तो मतलब मेमोरी मैप्स या बनाना है नहीं बनाना है. कभी कभी मतलब सीनियर्स भी बोलते थे, मतलब नहीं सुनने चाहिए ऐसे सीनियर्स की बातें. वो बोलते थे कि यार कुछ भी मेमोरी मैप्स बनाओ मत, इतना वो फायदा नहीं करते. बट लिटरली दोज मेमोरी मैप्स आर व्हाट समथिंग कि यार मतलब हमारे वो पूरा 1-2 महीने में पूरा रिवाइज हो गया था अपना ये नीट का सिलेबस. एंड आफ्टर दैट आई वांट टू गाइड जूनियर्स अबाउट द रूटीन, कि रूटीन हमारा फिक्स होना चाहिए. आफ्टर दैट कि जो हमारा बॉडी एंड ब्रेन मैनेजमेंट, तो इसमें भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कभी-कभी बॉडी फिजिकली थक जाती है एंड वी वांट दैट आवर ब्रेन शुड वर्क 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 एंड वर्क. ये नहीं होता है ऐसे, मतलब तो फिजिकली भी बॉडी को फिट रखना चाहिए. तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, थोड़ा सा हाफ एन आवर डेली फॉर दैट. एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट. तो मैम मेरा ऐसा होता था कि आई फर्स्ट इन द इनिशियल डेज ऑफ माय प्रिपरेशन, तो आई यूज्ड टू गिव पर्टिकुलर डे, तो एक डे पूरा एक सब्जेक्ट के लिए देता था. बट लेटर आई रियलाइज, मतलब सर ने भी बताया था कि नहीं ऐसा करना नहीं चाहिए. तो आई यूज्ड टू गिव पर्टिकुलरली 2 आवर्स और 3 आवर्स फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एंड आफ्टर दैट वो 3 घंटे होने के बाद या फिर 2-3 घंटे, कभी एक्सटेंड भी हो गया 4 घंटे तक. आफ्टर दैट आई हैव टू चेंज टू नेक्स्ट सब्जेक्ट. और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए करना ही पड़ेगा, मतलब अगर फेवरेट हो सब्जेक्ट या फिर फेवरेट ना भी हो, करना तो पड़ेगा ही. मतलब वो उतना थोड़ा सा सेक्रीफाइस ही बोल लो. आफ्टर दैट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस आई वांट टू से समथिंग दैट कि जब भी हम लिख लिख के पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट थिंग डिस्ट्रैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा. आप मतलब प्रिपरेशन जब भी कर रहे होंगे तो लिखना मतलब ये ऐसे ही नहीं कि बस देखा और मेमोरी में आप 4-5 बार लिख डाला. नो, यू हैव टू बी मतलब पूरे आंखें वहाँ पे ये होनी चाहिए. हम बोल के लिखते हैं, बोल के लिखना चाहिए. एंड थिंकिंग प्रोसेस शुड बी गोइंग ऑन. फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि मतलब जो भी पढ़ रहे हो वो लिख लिख के पढ़ो. दिस वुड बी माय बेस्ट सजेशन एंड दिस लिटरली हैड हेल्प मी. मतलब एक तो रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है लिख के पढ़ने से. एंड आफ्टर दैट वो रिमेम्बरिंग, जो अपना हाइपरबोला टाइप समथिंग ग्राफ आता है वो मेमोरी लॉस का, तो वो भी टाइम मतलब एक्सटेंड हो जाता है थोड़ा सा. कि यार मतलब हमने एक टॉपिक एक अभी पढ़ा है, तो जनरली आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स आई नीड टू रिवाइज फॉर दैट. तो ये मेरा टाइम एक्सटेंड हो गया था, नियरली इट वेंट टू 1.5 अ मंथ. तो एक आध टॉपिक अभी पढ़ा है तो उतने टाइम बाद में रिवाइज करना पड़ता था. एंड रिमेम्बरिंग भी बहुत अच्छे से होता था इससे. बाद में फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन, दिस इज फॉर एवरी सब्जेक्ट. आई यूज्ड टू राइट फॉर बायोलॉजी, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की वो लिख के देखो हर बार. ऐसा नहीं कि एक बार लिख के देखा पूरा एनसीईआरटी ठीक है, नहीं, लेकिन हर बार लिखना पड़ेगा वो.
After that, for organic chemistry the same. For physics also I used to write the memory maps whole, मतलब मैंने 4-5 तो मिनिमम 4-5 बार वो मेमोरी मैप लिख के देखे थे. आफ्टर दैट फॉर बैकलॉग, मतलब ये जनरली सभी बच्चों का फेवरेट यही होता है कि कुछ भी नहीं आया, टॉपिक्स रह गए तो बैकलॉग में डाल दो. तो मतलब मेरा तो ऐसा कुछ बैकलॉग वगैरह नहीं था, लेकिन आई यूज्ड टू सजेस्ट कि जो भी होगा तो मतलब सैटरडे या फिर संडे मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए वो हॉलीडेज नहीं होते हैं. एंड फॉर दैट वी शुड यूटिलाइज दोज 2 days फॉर बेस्ट और बेस्ट, वो बैकलॉग जो भी रहा होगा फॉर दैट. एंड द नेक्स्ट थिंग, शेड्यूल ऑर्गेनिक अगेन. So almost done. And the most important thing is memory maps तो बनानी है, and it really helps. Really helps. Thank you, Pratik. Thank you very much. Tanvi, please. And then we are having a special question from engineering student. तो वो तो हमको डील करना ही पड़ेगा. तन्वी, आप पहले बता दीजिए. सब्जेक्ट के टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सबके लिए वही मैनेज मतलब जो मैं बोलूंगी वैसा ही होगा, बट जो मैंने किया मैं वो बता रही हूँ. मेरे लिए तो भी मतलब सर बोलते थे कि दिन में तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए 3-3 घंटे, तो टोटल एग्रीगेट 9 घंटे की पढ़ाई हो जाती है. बट फॉर मी हम जब सब्जेक्ट शिफ्ट करते हैं तो मेरा फोकस हट जाता था. तो यूजुअली मैं एक दिन के लिए एक ही सब्जेक्ट लेती थी. सपोज अगर आज कुछ करना है तो फिर पूरा बायो ही करेंगे, अगले दिन फिर पूरे दिन केमिस्ट्री करेंगे. तो फॉर मी क्योंकि सब्जेक्ट शिफ्ट किए कि मेरा फोकस भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता था, फिर मुझे बोर होने लगता था क्योंकि बायो से केमिस्ट्री शिफ्ट किया, फिर वो ऐसा हो जाता था फेवरेट सब्जेक्ट छोड़ के हम कुछ तो भी और ही पढ़ रहे हैं. तो फिर Happy to hear biology is favorite. Okay. हाँ, तो मैं डे वाइज डिस्ट्रीब्यूट करती थी कि क्योंकि फिर स्टार्टिंग से ही केमिस्ट्री पढ़ना चालू किया कि केमिस्ट्री की एक लिंक बैठ जाती थी, तो फिर आगे के चैप्टर जल्दी जल्दी मेमोराइज होने लगते थे. तो मैं तो भी डेज डिस्ट्रीब्यूट करती थी. अब सबको अपनी अपनी मेथड डिवाइस करनी पड़ेंगी कि किसको क्या सूट हो रहा है. और द नेक्स्ट वाज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरा भी सेम ही सजेशन रहेगा कि लिख के करो, और सिर्फ रिएक्शन लर्न करने से भी काम नहीं होता है, तो उसका मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन ट्रिकी आता है तो मैकेनिज्म के सिवा अगर हम सिर्फ इक्वेशन लर्न कर रहे हैं तो फिर उसके आंसर्स रॉन्ग हो सकते हैं. मैंने ऑर्गेनिक के लिए ऐसे सेपरेटली एक नोटबुक बना ली थी कि मतलब नोट से अलग, उसमें मैं सिर्फ रिएक्शन, उनके नाम और उसका मैकेनिज्म लिखती थी कि फिर जब अगर ऑर्गेनिक रिवाइज करना पड़े तो जल्दी हो जाता था. चैप्टर वाइज मेरे पास टाइप ऑफ नोट्स रहती थी कि ये रिएक्शन ऐसे ऐसे है, तो वो जैसे जैसे वो रिवाइज करते रहते हैं तो फिर मतलब 12th के एंड तक पहुंचते पहुंचते क्वेश्चन आने के बाद वो रिएक्शन विजुअलाइज हो जाती है कि अभी ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ये रिएजेंट है, तो ये मैकेनिज्म है. और अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो भी सजेस्ट करूंगी कि ऑर्गेनिक जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा है. और तीसरा था बैकलॉग. तो बैकलॉग संडे सैटरडे वाला लॉजिक भी अच्छा है, वो यूजुअली मेरे साथ काम नहीं करता था. संडे सैटरडे मेरे लिए हॉलीडे ही मनाती थी मैं. तो यूजुअली मेरा सजेशन रहेगा कि वीकडेज में ही वो बैकलॉग थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लो. वीकडेज में बेसिकली बैकलॉग ना हो, दैट इज योर सजेशन. हाँ, बैकलॉग ना हो, पर अगर हो गया है तो जो अब हम कर रहे हैं उसके साथ साथ ही वो थोड़ा थोड़ा पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करना चालू कर दो. क्योंकि संडे सैटरडे मोस्ट ऑफ द चैनल के साथ होता ही नहीं है, वो संडे आ गया कि हॉलीडे वाली फीलिंग आ ही जाती है. वीकडेज में हम स्टडी के रूटीन में रहते हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बोले तो इतना कुछ स्ट्रेस नहीं आता है. थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके अपना बैकलॉग वही के वही कंप्लीट कर लेना चाहिए. So I would like to edit तन्वी का कुछ ये पार्ट ना मैं वीडियो से निकाल दूंगी, जो बच्चों के लिए बहुत डरावना है. हम लोग नहीं सजेस्ट करेंगे. मैं प्रतीक के साथ ही जाऊंगी कि ट्रीट योर संडे, कि आप आपका जो भी बचा हुआ काम है वो कीजिए. तन्वी हर एक का डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है, लेकिन जो हम ऐसे वो बोलते हैं ना मराठी में कि पथ्यावर पढ़ने, क्या नहीं तन्वी ने ही कहा था कि नहीं सैटरडे को कुछ नहीं करना है. सो डू नॉट डू दैट. हर एक का अपना अपना अलग अलग स्टाइल होता है. एक इंजीनियरिंग के बच्चे ने बहुत डेस्परेट होके क्वेश्चन पूछा है कि इंजीनियरिंग वाले बच्चों को गाइड करने के लिए कोई क्यों नहीं है यहाँ. तो मुझे लगता है कि सर आप ही बता दीजिए. अब हम तो नीट वाले बच्चों को हमने इनवाइट किया है. सर प्लीज आंसर. It is not the case that we don't have achievers for the JEE, but the thing is this, that those who have achieved,
Right now, yet their main exam is not complete. It is yet to come. And that exam is known as advance. और वो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. उनको अभी डिस्टर्ब करके इधर लाना हमें ठीक नहीं लगा. We do have 99 percentile, 99.7 percentile. So these percentiles are there, but we won't be asking them to come and guide the juniors right now when they are preparing for the advance. So that is the reason why we are not having contribution of engineering, but we didn't restricted the students of engineering to join because the pattern of study is going to be same for everyone. The only difference is instead of biology, there will be maths. टीवी नहीं देखना, मोबाइल पर चैटिंग नहीं करना, थोड़ा सा एक्सरसाइज एवरीडे करना, रेगुलरली स्टडी करना, ये सबके लिए सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा. एंड अलॉन्ग विद दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनसर्टेनिटी इज मोस्ट सर्टेन थिंग टू कम. बहुत फीलिंग था कि नीट का इस बार का पेपर बहुत ही सिंपल रहेगा. इसके लिए आखिरी के 3 मॉक टेस्ट अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें काफी ऑफबीट क्वेश्चंस डाले गए थे. पर्टिकुलरली फिजिक्स में तो निश्चित था. एंड दैट वाज द अवेकनिंग अलार्म टू एवरीवन दैट समथिंग डिफरेंट मे हैपन. सो ये निश्चित रूप से हमें याद रखना पड़ेगा. और इसीलिए इंजीनियरिंग के अचीवर्स इसमें नहीं है. दैट डजंट मीन दैट अचीवर्स आर नॉट देयर, बट देयर फाइनल एग्जाम इज येट टू कम. सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट हियर. ओके सर. ऑलमोस्ट मैंने जितने बच्चों के क्वेश्चंस थे वो समराइज किए हैं, बच्चों ने आंसर्स दिए हैं. एंड कल और परसों के सेशन में भी आप लोगों को और क्वेश्चन पूछने मिलेंगे. सो मैं प्रतीक और तन्वी का बहुत टाइम नहीं लूंगी क्योंकि प्रतीक की अभी सीईटी की भी एग्जाम है, तो ही इज ऑल्सो अपियरिंग फॉर दैट टू. एंड तन्वी अभी फुल ऑन सेलिब्रेशन के मोड में है. तो एक छोटा सा गेम हम लोग तन्वी और प्रतीक आपके साथ. I have also appeared for CET. Achha, although I'm not preparing, but I am going to give the exam. Okay. So all the best to both of you. एक छोटा सा 2 मिनट का गेम खेलते हैं और खत्म करते हैं. प्रतीक एंड तन्वी बी अवेयर. 1 मिनट के लिए भी सोचना नहीं है, जो सोचेगा वो आउट. राइट. आई विल अटर अ वर्ड. आपके दिमाग में उसके लिए जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है वो, या जो फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा, जो भी पहली फीलिंग आएगी वो आपको बताना है. समझ में आया? यस मैम. रेडी बोथ ऑफ यू? चलो मैं तन्वी के साथ शुरू कर रही हूँ. प्रतीक आप भी साथ में आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. फर्स्ट क्लू टू बोथ ऑफ यू. ओक सर. ओक सर गाइडेंस. प्रतीक. Oak sir, a personality which always with a Latin with him, and we are following him like that. Okay. Latin Second. Okay. सेकेंड. अब नहीं सोचना, दोनों ने टाइम लिया. ओके. फिजिक्स. क्या पहली चीज दिमाग में आती? फिजिक्स टाइम मैनेजमेंट. वही पहली चीज दिमाग में आती. प्रतीक. My favorite subject, ma'am. ओके. चलो लास्ट हम लोग बात करेंगे. लास्ट क्लू आप दोनों को भी दे रही हूँ. जो सबसे पहले जेन्युइन फीलिंग आती है वो बोलिए, एंड वी विल एंड दिस मीट फॉर टुडे. सेफ हैंड्स. सेफ हैंड्स मतलब मैम ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें लिटरली द मीनिंग से सेफ हैंड्स यानी कि जो हैंड्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे फॉर द 2 years दे वर गाइडिंग अस. एंड हमारी जो प्रिपरेशन है उसके लिए जो मतलब अपलिफ्ट कर रहे थे, तो वो हैंड्स लिटरली द सिंबल इज आल्सो सेफ हैंड्स लाइक दिस. तो मतलब ये फीलिंग आई सेफ हैंड्स. तन्वी. कीपिंग अस सेफ. मैम फॉर मी सेफ हैंड्स वाज ओक सर's गाइडेंस. उनके गाइडेंस ने बहुत गाइड किया है. उन्होंने जो आखिर में हमें सजेशंस दिए थे वो कि आईज क्लोज करो एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए एग्जाम के वक्त, उसने मुझे बहुत हेल्प किया है. मेरी सिली मिस्टेक्स थोड़ी रिड्यूस भी की है, जो पहले बहुत होती थी कि एग्जाम के वक्त पैनिक मेरे लिए तो भी बहुत कॉमन था, जो वो सर की मेथड से काफी हद तक कम हो गया. तो दे आल्सो काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड मी. सेफ हैंड्स. ओके. थैंक यू वेरी मच. आदित्य काळे ने आपके लिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है. जो आप लोग कह रहे हो कि
जो आपने ओक सर के लिए, सेफ हैंड्स के लिए कहा, आदित्य के वर्ड्स में फाइनाइट वर्ड्स फॉर इनफाइनाइट फीलिंग्स. थैंक यू वेरी मच आदित्य, ब्यूटीफुल स्टेटमेंट. With sir's permission, Oak sir, should I conclude? Certainly, ma'am. Please conclude. Thank you so very much, Pratik and Tanvi. We are going to celebrate your achievements during felicitation. उससे पहले तन्वी ने मुझे कुछ थोड़ा सा ये भी दिया है कि मैम आपने प्रॉमिस किया था पार्टी का, सर ने प्रॉमिस किया है पार्टी का. सो यस, you are going to get those parties. No issues about that. You are the member of Safe Hands family. Thank you very, very much, Mr. and Mrs. Gahukar. Thank you very, very much, Mr. and Mrs. Bumbatkar. Your guidance meant a lot to these juniors. So thank you very much again. And with this, we will conclude the meeting. All and Safe Hands also. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, beta. Anytime. Sir, you are muted. Oak sir, हाँ. Thanks everyone. चलो. Yes, tomorrow same time, everyone. Yes.